Hello everyone, 9th class students. So in the last lecture we represented geometrically root x. Okay. In the last discussion we represented root 4.2 on number line geometrically. Okay. So students अभी तक हम लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया. हमने ये डिस्कस कर लिया कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ओनली सिंप्लीफिकेशन. हाउ टू सिंप्लीफाई द expressions involving rational and irrational numbers together, okay, or the two irrational numbers. So topic is only going to be simplification now in the whole chapter. Okay, अब पूरे चैप्टर में हम केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन को ही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे रियल नंबर पर अप्लाई होने वाले. रियल नंबर्स मतलब सारे रैशनल आ गए, सारे इर्रेशनल नंबर आ गए. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑन रियल नंबर ऑफ रियल नंबर्स. ओके, अब रियल नंबर्स में से अगर बात करें रैशनल नंबर्स की, तो हम रियल नंबर्स की जो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं मेनली, उनके ऑपरेशंस को 8th क्लास तक करते आए हैं. हमको पता है कि हम कैसे दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, कैसे दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं. ठीक है, वो आपको 8th क्लास तक बहुत अच्छे से आता है. अब हम रैशनल को इर्रेशनल नंबर के साथ लेंगे या फिर दोनों इर्रेशनल नंबर्स को साथ में लेंगे, और यही हमारे को सीखना है सिंप्लीफिकेशन. स्टूडेंट्स, दिस सिंप्लीफिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथमेटिक्स, अपकमिंग मैथमेटिक्स. ओके, 9th क्लास में आप लोग जो बेसिक्स पढ़ेंगे उसको आप हायर क्लासेस में बहुत यूज करने वाले हैं. अगर यहाँ पर आपके बेसिक्स वीक रह गए सिंप्लीफिकेशन के, तो आप कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करेंगे, और स्टूडेंट्स करते हैं. तो बेटर है आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो यहीं से सीखते चले. ठीक है, नाउ अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिंपल सिंप्लीफिकेशन. ओके, हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस. एंड इन द सिंप्लीफिकेशन वी विल बी स्टार्टिंग आवर टॉपिक with the very basic idea of operations of real numbers. Simplification is the discussion. Simplification is the topic. Simplification. Now, we will be starting with the operations on real number. Operations से मेरा मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना. Operations on real numbers. See, स्टूडेंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पर. ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं. पॉइंट्स को आप ढंग से देखेंगे. सी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम रैशनल नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, या दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दो रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि आंसर में क्या आता है, हमेशा एक रैशनल नंबर आता है. तो अब हम ये जान लेंगे कि रैशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर के साथ लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, वो रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा. ठीक है, एक तो हमको ये चीज डिस्कस करनी है. ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं. आपने 8th क्लास तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है. प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, याद है आपको. क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो रैशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, कॉम्पिटेटिव ये बताती है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है. अगर ए प्लस डी को ऐड करो तो वो बी प्लस ए के इक्वल है. क्लियर. एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव में आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्ट्रीब्यूटिवली. ठीक है, सो यहाँ पर हमको ये जानना है कि वो जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए भी वैलिड है. ठीक है, क्लोजर, कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर true for real numbers, all real numbers. Clear? So we will be using their properties. Either it is rational numbers or irrational numbers. ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने 8th क्लास तक पढ़ा है. और आपको ये पता होना चाहिए कि yes, as in rational numbers up to 8th class, it is true for all real numbers. Clear? चलिए, let us start with the first point, the sum difference product. The sum difference product and quotient. देखो भाई, सम से मतलब है
ऐड करने पर आने वाला आंसर, डिफरेंस से मतलब है सब्ट्रैक्ट करने के बाद आने वाला आंसर, प्रोडक्ट का मतलब है आपने मल्टीप्लाई करा है, एंड क्वोशिएंट का मतलब है आपने डिवाइड करा है, उसके बाद आने वाला आंसर। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ a rational number of a, see I should write of a non-zero rational number, of a non-zero rational number, of a non-zero rational number with an irrational number, with an irrational number is irrational, is always irrational। हाँ भाई समझते हैं इसको क्या है, ये बताता है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो मतलब मैंने जीरो को यहाँ पर छोड़ दिया, रैशनल जीरो एक रैशनल नंबर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर, अगर मैं उसको एक इररेशनल नंबर के साथ लूं so the answer is gonna be always irrational। ठीक है, see how, suppose 2 में ऐड करना है √3 को, 2 है रैशनल, √3 है इररेशनल, तो ये दोनों आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे, बस 2 प्लस √3 जो ये होल टर्म है, ये होल टर्म जो है वो एक इररेशनल नंबर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर बात करूं सपोज 6 माइनस √5, तो ये भी क्या है एक इररेशनल नंबर, ये मैंने डिफरेंस लिया है एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर का। ठीक है, सी इफ आई मल्टीप्लाई 2 एंड √3, सो इनको भी हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे 2√3। 2√3 से मेरा मतलब है 2 टाइम्स √3, मतलब यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, आपको मान के चलना है कि साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, ऐसे ही सपोज मुझे डिवाइड करना है 2 में √3 से, ओके, so I will be getting 2 by √3, again it cannot be further simplified, it will be irrational, ये भी हम क्या बनेगा एक irrational ही नंबर बनेगा। तो हमने ये देखा कि रैशनल और इररेशनल को हम कंबाइन करेंगे। अच्छा मैंने यहाँ नॉन जीरो क्यों लिखा, देखो नॉन जीरो इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं यहाँ √3 को मान लो 0 से मल्टीप्लाई करता, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करता तो इररेशनल और रैशनल मल्टीप्लाई करके आ जाता 0 और 0 रैशनल है, तो फिर ये रिजल्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने 0 को हटा ही दिया। ठीक है, आपको पता है जीरोस का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरोस यहाँ तो इररेशनल ही देगा, यहाँ भी इररेशनल ही देगा, बट यहाँ पर 0 जो है वो रैशनल रिजल्ट देने लग जाएगा, क्योंकि 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो तो खुद ही 0 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, सो यस, ये हमारा रिजल्ट है फर्स्ट कि हम रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ अगर लेंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा वो इररेशनल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें इसको। ना ये हुआ रैशनल नंबर का इररेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू इररेशनल नंबर्स। अगर दो इररेशनल नंबर हो तो क्या होता है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू irrational numbers are not always irrational। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ये हमेशा इररेशनल ही हो, ये हमको रैशनल भी मिल सकता है। तो ध्यान रखें कि रैशनल और इररेशनल साथ में आएंगे। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल और इररेशनल, तो गारंटीड हमको इररेशनल मिलेगा, बट अगर दो इररेशनल आएंगे साथ में तो इररेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, और कुछ आपको जो मैं यहाँ पर चीजें बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखना, ताकि मिस्टेक्स आप कैलकुलेशन में ना करें यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर मुझे 2√3 में, ये 2√3 एक इररेशनल नंबर है, अभी बताया था। ठीक है, मान लो मुझे प्लस करना है 3√3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? देखो भाई,
ये है 2 टाइम्स रूट 3, ये है 3 टाइम्स रूट 3, ठीक है ना। अब यहां पर मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि a टाइम्स b प्लस सी ab प्लस ac से मल्टीप्लाई, ab प्लस ac के इक्वल होता है। मतलब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ऐड करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या बनता है? अंदर b प्लस सी बन जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वापस मिल जाती है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगाए तो 2 रूट 3 और 3 रूट 3 में जो इरेशनल पार्ट है वो है रूट 3, इरेशनल पार्ट है रूट 3 है। अगर मैं इस रूट 3 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 3 बचेगा, जो कि बन जाएगा 5। तो यस, ये 5 टाइम्स रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 जो है वो बन गया 5 रूट 3। और यहाँ इस केस में ये जो है ये कैसा है? ये इरेशनल है। आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन करते जाएंगे। ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, जो रिजल्ट आया वो भी एक इरेशनल है। चलिए, ये तो एक एग्जांपल लिया हमने। चलिए अगर और एग्जांपल देखें इसके, मान लो मुझे 2 रूट 3 में ऐड करना होता 3 रूट 5, तो पहला क्वेश्चन है तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? क्या आगे सिंप्लीफाई होगा? ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 5 है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, ठीक है। क्या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि आपने आज तक क्या पढ़ाया? आपने 8th क्लास तक ये पढ़ाया कि 2x प्लस 3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड करके 5x कर लिख सकते हैं हम, ठीक है। बट 2x में आप 3y को ऐड थोड़ा कर दोगे, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। तो आप ये भी याद रखें कि जो लाइक इरेशनल नंबर्स हैं केवल वही सॉल्व होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, दिस होल टर्म इज इरेशनल। ये पूरी टर्म जो है वो इरेशनल है, बट आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ये टर्म, क्लियर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया आपका, मान लो मुझे 2 रूट 3 में ऐड करना है -2 रूट 3 को। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर मैं 2 रूट 3 में ऐड कर रहा हूं -रूट 3 को, या यूं कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, एक ही बात है। तो ये प्लस माइनस -2 रूट 3। अच्छा, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। बट जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हुआ? ये तो 0 मिल गया, क्योंकि सेम नंबर्स, सेम इरेशनल नंबर्स, मुझे अपोजिट साइड, मुझे आंसर में क्या मिल गया? 0। क्योंकि आंसर में 0 मिल गया तो इस केस में ये तो रैशनल मिल गया मुझे। क्या मिल गया? रैशनल। तो यस, हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर आप साथ में लेंगे तो आंसर मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल, क्लियर। चलिए, ये तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन का लिया, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई लेते हैं पहले। 2 रूट 2 में आप मल्टीप्लाई करो 5 रूट 2 को, ठीक है। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? समझते हैं इसको अच्छे से। हालांकि मैं बात करूं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाने वाला हूं, वो रिजल्ट्स आप याद रखें क्योंकि उन्हीं रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे आगे। बट पहले हम इन एग्जांपल्स और रिजल्ट्स की बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। 2 into 5, 2 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 5 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और हम इनको इन दोनों इरेशनल नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? आप रैशनल नंबर को तो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आंसर आ गया आपका 2, सॉरी 10, 2 5 जा 10। नाउ रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर हम एसोसिएटिविटी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, ठीक है। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो 3 नंबर्स को या 2 नंबर्स को, 2 नंबर्स के लिए कॉम्पिटिटिव होती है और 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इन चारों के बीच में एक्चुअली मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि 2 और रूट 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 और रूट 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और इनके बीच में भाई। तो एक तरीके से मुझे इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। देखो अभी के लिए आप याद रख लो कि रूट ए इंटू रूट ए ये हमेशा ए के इक्वल होता है। कैसे आता है अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी समझेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि रूट ए का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, ठीक है। इसके पीछे की जो और बेसिक्स है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बन गया हमारा 2। सो आंसर कितना आया? आंसर आ गया 20। अब ये आ गया रैशनल। तो हमने फिर एक एग्जांपल देख लिया जहां पर 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक रैशनल आ गया, ठीक है। बट मान लो मैं रूट 2 इंटू रूट 3 लेता, तो इस केस में
ये जैसे रूट ए इंटू रूट बी है, ये मैं रिजल्ट लिखवाने वाला हूं अभी आपको, तो ये रूट ए भी हो जाएगा। क्लियर? मतलब आप ऐसे याद रख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट बन जाता है। तो जो बनने वाला रिजल्ट है वो रिजल्ट है रूट 6, 2 इंटू 3 रूट 6। क्लियर? ये हमने कुछ एग्जांपल लिए ये समझने के लिए। अच्छा, ये रूट 6 क्या है, रैशनल या इरैशनल? ये भी एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में दो इरैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक इरैशनल नंबर मिल गया। क्लियर? तो हमने इसलिए जो हमारा नोट लिखा वो ये लिखा कि आर नॉट ऑलवेज इरैशनल, दे कैन बी रैशनल एंड दे कैन नॉट बी रैशनल, दैट मींस इरैशनल। सो नोट इट डाउन। ये रहे हमारे दो टॉपिक, दो नोट। एक बार दो रैशनल नंबर्स के साथ में ऑपरेशन और एक बार रैशनल और इरैशनल नंबर्स के साथ में ऑपरेशन और एक बार दो इरैशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, they will be true for all real numbers. Okay, see, whenever root a into root b is there, I will be always writing it as root a. Clear? Second, अच्छा ये कैसे बना, इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी पढ़ेंगे। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ सर्ट्स, वहां भी हम समझेंगे एक्चुअली सर्ट्स है। ठीक है, बट पहले रिजल्ट लिख रहे हैं अपन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक रूट ए इंटू रूट ए, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए। Clear? Simply suppose I have to take root a upon root b, so I can write in this way, root a upon b. Clear? Now, आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो हम बाद में ही लिखते हैं, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सर्ट्स को। ठीक है, ये आप तीनों रिजल्ट्स लिख लीजिए, इसके बाद हम सर्ट्स पढ़ लेते हैं। पहले सर्ट्स क्या होते हैं। क्लियर? ये तीन रिजल्ट्स आप लिख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन सर्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सर्ट्स? सर्ट्स, okay, see students, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हालांकि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, फिर भी उससे रिलेटेड बात पहले ही करनी पड़ेगी हमको। जैसे सपोज b रेज़ टू दी पावर n जो है वो a के इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने b को n टाइम्स b से ही मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया a। जैसे ही हम करते हैं ना 2 into 2 into 2, तो इसको लिखते हैं 2 का क्यूब और ये बन जाता है 8, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो सिमिलरली मान लो मैंने b एक नंबर लिया, कोई भी रियल नंबर, और b को मैंने मल्टीप्लाई करा कितनी बार? n टाइम्स, तो इसको लिखूंगा b की पावर n, और मान लो रिजल्ट आया a के इक्वल। ठीक है, तो अगर b रेज़ टू दी पावर n a के इक्वल है, तो यहां से ये जो b है, इस b की वैल्यू क्या होगी? इस b की वैल्यू होगी a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n। ये n जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो इसको लिखेंगे अपन a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। क्लियर? सी, सो ये जो nth रूट ऑफ a है, मतलब a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n, nth रूट ऑफ a जो है जिसको हमने a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n लिखा, इसी को लिखने का एक और तरीका है। तरीका ये है कि आप स्क्वायर रूट जैसा साइन बनाओ, यहां लिखो a, ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा n लगा। ये these two gives the same meaning, a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n और ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, नाउ अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है n की जगह, तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 2। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप मानो कि 2 लिखा हुआ है, और 2 का मतलब है ये एक स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। या फिर आप कह सकते हो कि a टू दी पावर 1/2 है। तो यहां से हमको ये भी समझ में आया कि a टू दी पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ a, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए
अब अगर यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई तो इसको मैं पढ़ूंगा क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है, और यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। ये दोनों एक ही चीज है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 4 लिख लिया तो ये बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ ए, ठीक है। तो मैंने जनरलाइज वे में लिख दिया कि nth रूट ऑफ ए, ठीक है। नाउ अब जब भी ये क्वांटिटी, ये चीज है, ये रैशनल नंबर मिलेगा तो मैं इसको कहूंगा सर्ट्स, ठीक है। तो whenever nth root of a, whenever nth root of a is an irrational number, ठीक है, when nth root of a is an irrational number is known as surd, इसको हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं, और इस n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, when n is ऑर्डर ऑफ सर्ड। अच्छा, अब इरेशनल नंबर होना बहुत जरूरी है, क्यों? इसके आगे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इस चीज को। सपोज मुझे 24 का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट के लिए मुझे यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं लग रहा है तो भी मैं समझूंगा ये स्क्वायर रूट ही है, ओके। तो इसका मतलब होता है 24 टू द पावर 1/2, ठीक है। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दे आर दी सेम मीनिंग, दे गिव द सेम मीनिंग। नाउ अब आपको ही पता है 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक इरेशनल नंबर मिलेगा, तो मैं इसको कहूंगा एक सर्ड है। ये क्या है, एक सर्ड। बट अगर मैं 25 लेता इसकी जगह, तो क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमको पता है 5 होता है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्ड नहीं है। ये सर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। हम सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, हाउ टू सिंप्लीफाई दी सर्ड्स, ओके। और n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। आई गेस यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर्ड होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी सर्ड का एक और नाम होता है रेडिकल्स, सर्ड्स और रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल्स भी कहते हैं इसको रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बस नए नाम है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी एक रैशनल नंबर होगा तभी हम ये टर्म यूज करेंगे सर्ड्स, ठीक है। तो एक रिजल्ट भी हम यहां से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी सर्ड्स है वो इरेशनल नंबर है, बट सारे इरेशनल नंबर सर्ड नहीं है, ठीक है। सारे इरेशनल नंबर सर्ड्स नहीं है, क्योंकि nth ऑर्डर, अगर nth रूट में ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो सर्ड है, जबकि वो इरेशनल नंबर है, तभी तो वो सर्ड है, ठीक है। तो पहले इरेशनल नंबर होना जरूरी है सर्ड होने के लिए, ठीक है। बट अगर कोई इरेशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी नंबर का nth रूट की फॉर्म में लिखा हो, क्योंकि इरेशनल नंबर्स तो सारे नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो यहां से हम ये रिजल्ट को भी लिख सकते हैं कि एवरी सर्ड, चलो लिख ही देते हैं अपन, एवरी सर्ड is irrational. Every surd is irrational, but converse not true. Converse not true means every irrational number is not surd. Okay, but converse not true. That means every irrational number is not going to be surd. Clear? चलिए, ये हुए सर्ड्स और रेडिकल्स, ठीक है। नोट इट डाउन। Now you know about the surds, you know about the different names of surds, that is radicals. Okay. Now we will be dealing with some identities or some standard results that we will use in solving the surds. Okay, and then we will use them into the numerical question. कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, वहां मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब उसका वो क्या मीनिंग दे रहा था, वो मीनिंग दे रहा था आपको स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब किसी भी nth रूट के लिए सारी चीजें जो है वो ट्रू हो सकती है। तो सम मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी विल राइट। 3 तो वो लिखे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं हम सर्च के, मतलब जो रिजल्ट्स थे उनको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख रहे थे। लेट अस कंटिन्यू। सी सपोज
a प्लस रूट बी। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना हुआ मान लो a माइनस रूट बी, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप फोकस करें, न्यूमेरिकल में यूज होंगे, फिर क्या होगा? ठीक है। सो इसमें आंसर क्या मिलने वाला है? देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 8th क्लास तक देखा था a प्लस बी को अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं सेम लॉजिक से यहाँ भी जाऊं तो आंसर आने वाला है a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। ठीक है, चलिए चलो वहां वाले रिजल्ट को तो वही रहने को, आपने वापस स्टार्ट कर दिए 1 से। ये एक और रिजल्ट बन गया। ठीक है, सिमिलरली चलिए एक रिजल्ट और देखते हैं हम। रूट ए प्लस रूट बी होता और अगर ये मल्टीप्लाई होता रूट ए माइनस रूट बी से, तो उस केस में क्या होता? उस केस में ये रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर बनता और यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता। तो जो फाइनल आंसर में मिलता वो मिलता मुझे a माइनस बी ओनली। क्लियर? नो प्रॉब्लम? ठीक है ना? आई गेस इट्स वेरी सिंपल। नाउ यूजिंग सम आइडेंटिटीज, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। नाउ वी नो a plus b whole square. We will use the identity, same identity here. It will be a square plus 2ab, okay, plus b square. So solving this, what I will get? See, root a square is gonna be a only. So root a square is a. Clear? Root b square is b. And 2 root ab. अभी मैंने बताया था अगर ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो इनका प्रोडक्ट एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 से भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर मुझे मिलने वाला है, वो फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है मुझे a प्लस बी या a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलने वाला है। क्लियर? 4th वन देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ माइनस का साइन आ गया तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बनेगा a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए ये हो गए 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। नाउ सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई रूट ए प्लस रूट बी। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको एंड लेट अस सपोज रूट सी प्लस रूट बी, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक मल्टीप्लाई करते आए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। पहले रूट ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट बी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ उसको। रूट ए मल्टीप्लाई होगा पहले रूट सी प्लस रूट डी से, ओके। फिर ये जो रूट बी है ये टर्म इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये रूट बी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। तो अब इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए इंटू रूट सी, ये बनेगा रूट ए सी। सेम लॉ, स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 3, रूट ए डी रूट बी सी देन रूट बी डी। स्टूडेंट जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी इस चीज की। अभी तो बस आप ये रिजल्ट देखते चलो। क्लियर? ये हो गया स्क्वायर रूट से रिलेटेड रिजल्ट्स जो कि हम सर्च के सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज करने वाले हैं। आई गेस अभी के लिए रिजल्ट्स इनफ है। ठीक है, इन रिजल्ट्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। अब इर्रेशनल नंबर्स कहूं या सर्च कहूं, आपको समझ में आ गया कि क्या फर्क है। ठीक है ना? अल्टीमेटली जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो लेट अस सिंप्लीफाई सम क्वेश्चंस, ओके, देन वी विल कम ऑन दी रैशनलाइजेशन एंड आफ्टर रैशनलाइजेशन द नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख लीजिए आप। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। इन सब ये जितना भी मैंने कराया है इसका हम यूज देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। सिंप्लीफिकेशन, सी सिंपल में क्वेश्चन में ऐसा लिख देता हूं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 5 इसको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा है। चलिए देखते हैं। मैंने पहले बताया आपको केवल लाइक इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप ये देखो कि जो इर्रेशनल फैक्टर है वो सेम है, वही सिंप्लीफाई होंगे, क्लियर। सो सी इट इज 2 रूट 5, इट इज 3 रूट 5. If I add these two, 2 root 5 plus 3 root 5, it will become 5 root 5. Okay, 2 plus 3 is 5 root 5. अच्छा, ये और ये देखो, ये तीनों लाइक है। क्यों? क्योंकि इनके जो इर्रेशनल पार्ट है इसमें रूट 5 है, हालांकि ये सर्च भी है, ठीक है, क्योंकि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, nth ऑर्डर का, क्लियर, जो कि एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर। बट अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलने वाला है 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 5 रूट 5, 5 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 इज 12 रूट 5। ऐसा समझ सकते हैं कि रूट 5 को मैंने इन तीनों में से कॉमन ले लिया होगा और ये जो इनके कोफिशिएंट है, जो कि रैशनल्स है, इनको ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, -5 रूट 3 जो है वो एडिटिव है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस यही इसका आंसर है। कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, 12 में से 5 को माइनस कर देते हैं, रूट 5 में से रूट 3 को माइनस करते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, वो बात ठीक है, बट यहाँ पर रूट 5 है इर्रेशनल पार्ट और यहाँ पर रूट 3 है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है, इसको यही छोड़ दें, यही इसका आंसर है, क्लियर। चलिए, ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया था। आगे और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज 2 रूट 2, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग विथ 2 रूट 2, सपोज रूट 32, ओके। अभी आप इसको यहां पर एक और नई चीज जानने को मिलेगी इस क्वेश्चन से, रूट 32, ओके। लेट मी टेक रूट 128 एंड लास्ट रूट 162। अब ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है आपको देखने में, ठीक है, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर ये बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, ये 2 रूट 2 है, क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, रूट 2 जो है वो रूट 2 ही रहेगा। बट 32 जो है इसके अंदर ये जो रैशनल पार्ट है, ये अभी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। अब क्योंकि ये 32 है तो इसको फैक्टराइज करो और कोशिश ये करो कि जो इसका मल्टीप्लीकेशन में जो इसके साथ आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आता है, ठीक है। देखिए, आप 32 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ फर्दर, तो हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 32 को मैं 16 into 2 लिख देता हूँ, बट अभी एक बार हम प्रॉपरली करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 के इक्वल होता है, ठीक है, आप कंप्लीट करना है इसको, ये 2 की पावर 5 के इक्वल होता है 32। तो देखो, ये 2 और ये 2, ठीक है, ये 2 पेयर बन गए, मतलब ये बन गया 2 की पावर 4 और ये सी 2 की पावर 5। नाउ समझना तो ऐसे है इसको कि जो 32 है ये बना 2 की पावर 5, तो यहां पर एक्चुअली 2 की पावर 4 तक जो आया 16 वो एक परफेक्ट स्क्वायर था। 2 की पावर 4 16 का परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं अगर इसको 16 into 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 है एक्चुअली, और 4 एक इवन पावर है जो कि इस स्क्वायर रूट से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकती है, ठीक है। अभी देखना आप, सिमिलरली अगर मैं 128 को देखूं तो ये बनेगा 64 into 2, और अगर मैं इस 162 को देखूं तो ये बनेगा 81 into 2। क्लियर? बस फैक्टराइज करा मैंने, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए नंबर्स का। अब देखिए, अगर आप अच्छे से इसको, तो ये तो 2 रूट 2 था, यहां पर ये जो रूट 16 into रूट 2 था, अभी ये मैंने बताया था आपको, ये रिजल्ट रूट ए बी के लिए कि इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, क्लियर। तो अगर मैं इस रूट को सेपरेट करूंगा तो रूट 16 तो बनेगा 4 और रूट 2 एडिटिव रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सेपरेट करूंगा तो रूट 64 तो बन जाएगा 8, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 होता है ना, एंड रूट 2 एडिटिव रह जाएगा। सिमिलरली इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये बनेगा रूट 81, रूट 81 मीन्स 9 and root 2 एडिटिव रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 is 9, you know, okay. So now you can see they are all like irrational terms, ठीक है। यहाँ पर सबके अंदर जो irrational पार्ट है वो रूट 2 है, तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 6 रूट 2, 6 रूट 2 प्लस 8 रूट 2, इट्स योर
14√2. Okay, 14√2 plus 9√2 is 23√2. So your answer is gonna be 23√2. ये एक और क्वेश्चन लिया आपने, क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे सिंप्लीफाई होते हैं, ठीक है? एक्सप्रेशंस कैसे सिंप्लीफाई होते हैं. सपोज मुझे √2 plus √3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है. अभी हमने आइडेंटिटी स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था, इससे रिलेटेड क्या बनेगा ये √a plus √b का होल स्क्वायर 2 plus 3 √ab. तो √2 का स्क्वायर बना 2, √3 का स्क्वायर बना 3, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab. तो 2ab मतलब 2 times √2 into √3. तो आप ही देखें ये 2 plus 3 मिलके क्या बनेगा, ये 2 plus 3 मिलके बनेगा, इसी क्या लिख देता हूं मैं अभी तो सॉल्व करके. 2 plus 3 बनेगा 5. तो चलिए नीचे लिख देते हैं इसको. ये बनेगा 5, 2 plus 3 5 एंड √2 into √3 ये बनेगा √6. जो अभी पढ़ा था √a into √b is √ab. तो आंसर आएगा 5 plus 2 √6. नाउ इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. ओके, सी अगर मैं 6 को फैक्टराइज भी करता हूं तो मुझे √2 और √3 मिलते हैं, ठीक है? बट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, तो मैं उसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं ले सकता. तो बस यही आंसर है, क्लियर? ये हो गया एक और क्वेश्चन. चलिए suppose let us take more questions on this. Suppose 3 plus √3 and 2 minus √2. You have to multiply these two brackets. अगर आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? सी वही कॉन्सेप्ट है. पहले 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी बताई दी थी आपको. तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 minus √2 से, और ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ. अब √3 मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट ब्रैकेट से, मतलब 2 minus √2 से. चलिए जब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6. अच्छा 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अभी मैंने बताया था ना रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे 3 √2, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई तो कर ही नहीं सकते ना. 3 into √2 मतलब 3 √2. ओके, ऐसे ही जब √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 √3. अब इसको मल्टीप्लाई ना करते हैं हम 2 into 3, है ना? ये बहुत बड़ी गलती है, बच्चे करते हैं. आप ये देखें कि रैशनल है और ये इरेशनल है, बट ये दोनों अनलाइक है, ठीक है ना? यहाँ पर 2 √3 होता तो वो इरेशनल बन जाता. तो रैशनल और इरेशनल को सिंपल आप ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं. सिंप्लीफाई ना करें इसको आगे. √3 into √2 बनेगा √6. कैसे बनेगा अभी पढ़ा था. √a into √b √ab. क्लियर? नाउ अब आप देखो ये 6 तो एलजीब्रिक है, रैशनल है. अच्छा ये सारे जो है ये अनलाइक भी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है. √6 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मैं इसको √2 into √3 लिख सकता हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई मैं सॉल्व ना कर पाऊंगा. तो इसका आंसर जो है बस मैं इतना ही लिख सकता हूँ कि 6 minus 3√2 plus 2√3 minus √6. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करना व्यर्थ है. क्लियर? इतना ही इसका आंसर आप छोड़ सकते हैं. चलिए और लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन से ही आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी और कोई वे है नहीं सिंप्लीफिकेशन समझने का. फिफ्थ, फॉर एग्जांपल आपको 3 plus √3 को मल्टीप्लाई करना है 3 minus √3 से. तो अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पढ़ा था, ठीक है? a plus b into a minus b, a square minus b square. तो क्या बनने वाला है ये a square minus b square. Now 3 square is 9 and √3 square is 3. So 9 minus 3 is 6. So it's your answer. Okay. Similarly, let us take more questions. Okay. Suppose you have to solve √7 plus √5 and you have to multiply it with √7 minus √5. So again the same concept, a plus b into a minus b, as you can compare with the standard result. Okay, a plus b, a minus b. What it will become? It will become a square minus b square. Okay, and a square is 7 minus 5. Your answer is 2. Square and square root are always cancelled out. Clear? तो ये बन गया 2. ये 5th था तो ये 6th हो गया. ओके, चलिए 7th. एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो ले रहे हम एक बार, ठीक है? जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन बन रहा है.
चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं. सपोज यू हैव टू सिंप्लीफाई √27 माइनस √343. अगर सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेम मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन. 27 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे मिलेगा 9 into 3. अब ये तो आपकी नॉलेज से आ जाएगा कि आप ये सोचो कि 27 को कैसे फैक्टराइज करें कि मल्टीप्लाई में क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं. अच्छा, 343 को अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 81 into 3. ठीक है, सॉरी 243. 243 को आप करोगे तो ये बनेगा 81 into 3. ओके, सी √9 into √3 is 3√3. ऐसे ही √81 into √3 is 9√3. क्लियर? कैसे हुआ ये? बिल्कुल सेम लॉजिक. √9 into 3 को हमने सेपरेट आउट करा इस तरीके से और √9 को लिख दिया क्या 3. सो 3√3 बन गया. क्लियर? नाउ 3√3 minus 9√3, योर आंसर इज -6√3. -6 क्यों भाई? क्योंकि सी √3 को मान लो कॉमन लिया होगा और 3 minus 9. 3 minus 9 is -6. In this way, we can solve these kinds of simplification. We can simplify this kinds of expression. Okay. See, suppose I have to solve √5 plus √7 and I have to multiply it with suppose √6 plus √8. Okay, so what answer I am gonna get? Clear? See, the same concept. First of all, √5 will be multiplied with this whole, then √7 will be multiplied with this whole. So √5 is multiplied with this bracket, and then this is simple distributivity. Okay, distributive law. You have studied in your 8th classes. See, √5 and √6 when they are multiplied, answer will be √30. Again, √5 √8, your answer is √40. √7 √6, your answer is √42. √7 √8, your answer is √56. Now, अगर आप इसको फैक्टराइज करते भी हैं तो यू विल फाइंड दैट नो स्क्वायर रूट्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट. ओके, सो यू मे लीव द आंसर अप टू हियर. क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन है. हाँ, अगर आप इसकी मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें तो मोर सिंप्लीफाइड में देखिए 30 का अगर मैं आपको फैक्टराइजेशन बताऊं तो फैक्टराइजेशन का क्या होगा 5 into 2 into 3. क्या इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर आया जिसको कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो? नहीं. तो फिर मतलब नहीं है इसको आगे सिंप्लीफाई करने का. 40 को अगर हम फिर फैक्टराइज करते तो ये बनता 4 into 10. तो हाँ, जैसे √30 को तो कोई मतलब नहीं है सिंप्लीफाई करने का. ये जैसे 4 into 10, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट बन सकता है 2. तो बेटर हम लिखेंगे इसको 2√10. क्लियर? क्योंकि 40 में इसको मैंने लिखा 4 into 10 और 4 जब इसको सेपरेट करा ऐसे, अगर √40 को मतलब √4 into 10 को मैंने सेपरेट करा तो ये बन गया √4 into √10. ओके, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं तो ये 2√10 बन गया. क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करें. क्लियर? जैसे इसको सिंप्लीफाई करें हम √42 को तो 42 बनता है 7 into 2 into 3. तो 3 6 7 42. No perfect square is there. Better to remain as it was. 256. It is 8 into 7 और 4 into 14. 8 into 7 बोलो, 4 into 14 बोलो, एक ही बात है. क्लियर? Now it's √30, it's 2√10, it's √42 and it's 2√40. Okay, so in this way we solve this. Now no further simplification is possible. Clear? पर जितना था उतना हमने लिख लिया. यहाँ तक ही छोड़ सकते थे, बट हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर जो ये नंबर्स ले लिए, नंबर्स ऐसे ले लिए रूट के अंदर जो कि आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही. क्लियर? तो चलिए ये 8 एग्जांपल्स हो गए. 2 एग्जांपल्स और लेते हैं. 10 तो होने ही चाहिए एक क्लास में. या मैं आपको होमवर्क देता हूँ. ठीक है, 8 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के 2 मैं आपको होमवर्क देता हूँ. आप इसको खुद करें. और in the next lecture we will be dealing with the rationalization, and in the next lecture to that lecture we will be solving laws of exponent. Then combining these three we will be solving
very nice of questions, okay, that will be asked in your Olympiads, in your NTSC, 10th class NTSC, okay, IMO, IOM, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड। चलिए अभी होमवर्क ले लेते हैं हम। होमवर्क, नाउ लेट मी गिव यू द टू एक्सप्रेशंस टू सॉल्व। नाउ फर्स्ट वन इज सपोज यू हैव टू कैलकुलेट रूट 5 minus root 6 whole square. Second, suppose root 8 minus root 128 plus suppose root 242. Okay, you have to simplify this. See, these are the 5 questions and you will simplify these expressions, okay, and in the next lecture we will be continue the topic. We will solve more questions on the simplification, okay. See, as many as questions you solve now, you will be proficient in simplifying and you have to solve, okay. अगर आप अभी से ही solve कर लेंगे तो इसके आपको एडवांटेज दिखेंगे, आगे आपकी कैलकुलेशन जो है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्लियर। So students, till then take care, bye bye, enjoy.